हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम शुरू करने वाले हैं लोकतंत्र की डेमोक्रेसी क्या होती है। ये जो हमारा लेसन है वो है चैप्टर नंबर 5 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आज की इस क्लास के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है और डेमोक्रेसी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, सिर्फ इसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था, लेसन था हमारा डेमोक्रेसी। देखो, ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, अगर हम इसके हिंदी रूपांतरण की बात करें, जिसे अपने लोकतंत्र कहते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी जो है, जिसे अपने जनतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र या प्रजातंत्र, इसका मतलब होता है जनता का शासन या प्रजा का शासन, वो लोकतंत्र कहलाता है। अगर हम डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से होता है। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिल करके बनता है। यानी कि डेमोक्रेसी का निर्माण किससे हुआ? दो शब्दों से। कौन कौन से? पहला तो हो जाएगा इसमें डेमोस और दूसरा हो जाएगा इसमें क्रेटिया। ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों से ही डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है। अब हम यहाँ एक चीज देखेंगे कि डेमोस का अर्थ क्या होता है। यहाँ ये जो डेमोस शब्द है, इसका जो अर्थ है वो है भीड़ से। भीड़ यानी कि जनता से बात, जनता से है। और दूसरी तरफ जो क्रेटिया है, इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और सुनना और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, तभी आपको लोकतंत्र से संबंधित जो हमारे टॉपिक हैं, इसके जो विभिन्न रूप हैं, इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसके जो सिद्धांत हैं, वो आपको समझ में आएंगे। जब तक आपको डेमोक्रेसी नहीं पता, लोकतंत्र नहीं पता क्या होता है, तब तक आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होने वाला। आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, जिसका हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र होता है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बनता है, डेमोस और क्रेटिया से। डेमोस का मतलब होता है भीड़ या जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो डेमोक्रेसी बन गया। डेमोक्रेसी का अर्थ यहाँ पे शक्ति, मतलब कि अर्थ क्या हो जाएगा लोकतंत्र की भाषा में? तो इसका अर्थ हो जाएगा जनता की शक्ति। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? जनता की शक्ति। वही चीज हमने यहाँ लिखी थी, जनता और शक्ति, तो यानी कि जनता की शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो इसके तीन अर्थ और दिए गए हैं। लोकतंत्र से संबंधित इसके तीन अर्थ और दिए गए हैं। पहला इसमें आता है कि ये जो लोकतंत्र है वो एक निर्णय लेने की विधि है, निर्णय लेने की विधि। दूसरा इसमें आ जाएगा कि निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह, कि जो भी निर्णय लिया जाता है वह नियम कानून सिद्धांतों के अनुसार ही लिया जाता है। और तीसरा आ जाएगा इसके अंदर आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है, आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया होगा इतना सबको। दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति। इसके अलावा इसके तीन अर्थ और दिए गए हैं। पहला निर्णय लेने की विधि है, दूसरा निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, तीसरा आदर्शात्मक मूल्यों की अवधारणा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें डेमोक्रेसी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। हमने क्या देखा था अभी कि जो डेमोक्रेसी है उसका अर्थ क्या होता है, उसका निर्माण किस किस से हुआ था। इतना आपको सबको समझ में आ गया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लोकतंत्र से क्या आशय है, क्या आशय है, तो आप क्या करोगे?
कि लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी का रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ हो जाएगा भीड़ यानी कि जनता, और क्रेटिया का अर्थ हो जाएगा शक्ति। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का, जनता की शक्ति। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, देखो लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसके 4 विभिन्न रूप हैं। लोकतंत्र के 4 विभिन्न रूप हैं, जिसमें पहला आ जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा इसमें आ जाएगा सामाजिक लोकतंत्र, देखो नाम से ही पता चलता है हमें। तीसरा आ जाएगा इसमें आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा इसमें आ जाएगा नैतिक लोकतंत्र। इन 4 भागों में लोकतंत्र को बांटा गया है। ये लोकतंत्र के रूप हैं। सबसे पहले राजनीति का आता है, यानी कि राजनीति के रूप में। दूसरा सामाजिक है तो समाज के रूप में। तीसरा आर्थिक है तो अर्थव्यवस्था के रूप में। और चौथा नैतिक है तो यानी कि हमारे व्यवहार, हमारे आचरण के रूप में है। तो हम इन लोकतंत्र के चारों रूपों में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है। राजनीतिक लोकतंत्र, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इनको राइट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक में। देखो राजनीतिक जो लोकतंत्र है, इसकी जो शुरुआत है राजनीति के रूप में, अतीत की अगर हम बात करें, अतीत यानी कि हमारा जो प्राचीन समय था, हमारा जो पूर्व का समय था, अतीत में इसे व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहते थे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं व्यक्तिवादी कह रहा हूँ, यानी कि व्यक्ति विशेष का, यानी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिवादी लोकतंत्र है। लेकिन वर्तमान में आधुनिक रूप में क्या है, आधुनिक रूप में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक स्वरूप कैसा है इसका, उदारवादी है। इसीलिए उदारवादी लोकतंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। इसीलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। उदारवादी लोकतंत्र की जो उत्पत्ति थी, इसकी जो शुरुआत थी, वो पश्चिमी देशों से मानी जाती है। इसकी जो शुरुआत है वो पश्चिमी देशों से मानी जाती है। पश्चिमी देशों में इसका प्रारंभ हुआ था, और पश्चिमी देशों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मार्क्सवादी। जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसके द्वारा ही उदारवादी लोकतंत्र को महत्व दिया गया था, जिन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को पूंजीवादी कहना पसंद किया था। इन्होंने उदारवादी लोकतंत्र को पूंजीवाद की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि व्यक्ति बोला था कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र है। व्यक्ति का मतलब वही व्यक्ति जिसके पास, जिसकी पहचान ज्यादा है, जिसका प्रभाव ज्यादा है, वही व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी शक्ति को कायम रख सकता है। इसीलिए इसे मार्क्सवादी यानी कि पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया था। मैंने आपको बताया था कि जो उदारवादी लोकतंत्र है, इसे 2 भागों में बांटा गया था। इसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला तो आ जाएगा इसमें राज्य के रूप में, राज्य के एक प्रकार के रूप में शासन। ठीक है, आपकी नोटबुक में जो लिखा हुआ है, मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला राज्य के रूप में है, और दूसरा इसमें आ जाएगा शासन के रूप में। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, शासन के रूप में। देखो ध्यान से देखना, ये जो राज्य के रूप में है, ये जो राज्य के रूप में है, इसे लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं। इसे लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं, जिसमें जिसमें जो संपूर्ण प्रभु सत्ता होती है, जिसमें संपूर्ण प्रभु सत्ता जनता के हाथ में होती है। प्रभु सत्ता का मतलब कि लोकतंत्र को चलाने से संबंधित जो भी प्रभु सत्ता का जो मुख्य व्यक्ति चुना जाता है। जैसे आज हम वर्तमान की अगर हम बात करें, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें संपूर्ण जो शक्ति है, वो जो प्रभु सत्ता है, वो जनता को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार का चुनाव किया जाता है। सरकार के माध्यम से वो क्या करती है, अपना एक प्रमुख व्यक्ति, प्रधानमंत्री चुनती है, जो सरकार का निर्माण करता है, और वही सरकार हमारे देश का संचालन करती है। अब ये जो जनता होती है वो क्या करती है कि जितने भी मंत्री चुने जाते हैं,
जो सरकार चुनी जाती है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है, उनका चुनाव भी करती है, उन्हें उनके पद से भी हटा सकती है, उन्हें उनके पद से भी हटा सकती है। अब देखो संपूर्ण शक्ति आ गई, चुनाव भी उन्होंने किया, नियंत्रण भी उन्हीं का ही रहा और पद से भी जनता ने ही हटाया। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए यहाँ प्रभु सत्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ शासन के रूप की बात करें, जिसे लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है, जिसे लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा सबको इतना। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको मैं, कि ये जो उदारवादी लोकतंत्र था इसे दो भागों में बांटा गया था। इसके दो रूप थे उदारवादी लोकतंत्र के, एक राज्य के रूप में तो दूसरा शासन के रूप में। राज्य के रूप में लोकतांत्रिक राज्य है, जबकि शासन के रूप में लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक जो राज्य है उसमें संपूर्ण प्रभु सत्ता जनता के हाथ में होती है। ओके, इतना समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी ये जो दोनों अवधारणाएं पढ़ी हैं, ये जो दोनों हमने रूप पढ़े हैं, ध्यान में आपको, एक राज्य के रूप में है और एक शासन के रूप में है। ये जो दोनों अवधारणाएं हैं, जो दोनों रूप अभी हमने पढ़े थे, इसके आधार पर जो कानूनी प्रभुसत्ता होती है ना, इसके आधार पर कानूनी प्रभुसत्ता पर, कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक, ध्यान से सुनना, राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है, श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों अवधारणाएं, एक राज्य के रूप में और दूसरी शासन के रूप में, कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। आज हम देखते हैं हमारी जो सरकार है वो कानून को एक खिलौने के रूप में उसका प्रयोग करती है। कानून को जब चाहे वो बदल सकती है, जब चाहे वो लागू कर सकती है। तो इसलिए कानूनी प्रभुसत्ता पर किसका अधिकार माना गया है, यहाँ पे राजनीतिक प्रभुसत्ता का, कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है, जो भी सरकार राजनीति करती है, वो लंबे समय तक अपनी प्रभुसत्ता कायम नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता जब चाहे उसे उसके पद से हटा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक लोकतंत्र था, हम पढ़ रहे थे राजनीतिक लोकतंत्र, कि जो राजनीतिक लोकतंत्र था उसके दो रूप बताए गए हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के वर्तमान में दो रूप बताए गए हैं, जिसमें पहला आ जाएगा इसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा आ जाएगा इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान से सुनना कि इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि राजनीतिक लोकतंत्र के दो भेद, दो प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब यहाँ ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये भी वर्तमान में इसके दो रूप मिलते हैं। पहला आता है इसके अंदर संसदीय और दूसरा आता है इसमें अध्यक्षात्मक। ये दो भागों में बंटी होती है अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है इसके दो रूप होते हैं, पहला संसदीय और दूसरा अध्यक्षात्मक। वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कौन से देश में क्या है, आपको इससे कोई नहीं लेना देना, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपके सिलेबस के अनुसार कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, जबकि अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है वो अमेरिका में, अध्यक्षात्मक प्रणाली किस देश में है, वो अमेरिका के अंदर है। समझ आ गया आपको इतना। अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। इसकी आधारभूत मान्यताएं या फिर इसकी विशेषताएं कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा कि लोकतंत्र की आधारभूत मान्यता बताओ राजनीतिक लोकतंत्र की,
या फिर राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं बताओ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। जैसे इसके अंदर पहली विशेषता आ जाएगी कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है, उदारवादी संविधान में विश्वास रखता है। देखो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो संविधान के नियमों के अनुसार चलता है, संविधान के नियमों के विपरीत बिल्कुल भी नहीं चलता, नियमों के अनुसार चलता है, पूरा विश्वास होता है। दूसरी बात इसके अंदर कि जो संपूर्ण प्रभु सत्ता होती है, मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण प्रभु सत्ता किसमें होती है, वो जनता में निवास करती है। संपूर्ण प्रभु सत्ता जनता में निवास करती है। और जनता में क्यों? क्योंकि सरकार का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। ध्यान ध्यान से सुनना इसको। चुनाव करना है तो जनता करेगी, उस पर नियंत्रण करना है तो जनता करेगी, उसे उसके पद से हटाना है, उसे पद से हटाना है तो उसे कौन हटाएगी? जनता ही हटाएगी। तो आगे संपूर्ण प्रभु सत्ता। तीसरा इसके अंदर आता है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, देखो यहाँ हम दो पक्ष पढ़ेंगे, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसका संबंध लोकतांत्रिक राज्य से होता है, इसका संबंध लोकतांत्रिक राज्य से होता है, जबकि जो व्यवहारिक पक्ष होता है इसका जो संबंध है वो लोकतांत्रिक शासन से होता है। पीछे पढ़ के गए थे, एक राज्य के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र था और दूसरा शासन के रूप में राजनीतिक लोकतंत्र था। हो गए तीन विशेषताएं होगी इसकी। अब आती है इसमें चौथी विशेषता। चौथी विशेषता जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर जो सरकार की जो नियुक्ति है, सरकार की नियुक्ति, उस पर नियंत्रण, ये बता चुका हूं आपको मैं। सरकार की नियुक्ति, नियंत्रण और इसका पद से हटाना, इन सब का जो कार्य है वो जनता के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बता दिया था संपूर्ण प्रभु सत्ता में कि सरकार का चुनाव, उसका नियंत्रण, उसे पद से हटाना, ये संपूर्ण कार्य जनता के द्वारा किए जाते हैं। और लास्ट इसमें आता है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है वो साध्य नहीं होता, साध्य नहीं होता बल्कि साधन होता है। देखो दो शब्द लिखे मैंने, एक साध्य और एक साधन। यहाँ सरकार का चुनाव करना, सरकार का निर्माण करना वो लक्ष्य नहीं होता, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, और साधन का मतलब कि कौन से तरीके से सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करे। साध्य यहाँ पे लक्ष्य होता है और साधन यहाँ तरीका। अब साध्य नहीं होता, राजनीति करना किसी का लक्ष्य नहीं होता। यहाँ लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार राजनीति करना यानी कि जनता की आवश्यकताओं, उसकी जरूरतों, उसकी समस्याओं को पूरा करना ही सरकार का लक्ष्य होता है। और उन लक्ष्यों को वो कैसे प्राप्त कर ले, उसके लिए वो जिन भी साधनों का प्रयोग करती है, जिन भी तरीकों का वो प्रयोग करती है, वो उसके साधन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं थी, आधारभूत विशेषताएं थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से समझिए, इसको वॉच करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा सिद्धांत जो रूप आएगा दूसरा, वो है सामाजिक लोकतंत्र। हमारा पहला पॉइंट पूरा हो चुका था, राजनीतिक लोकतंत्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र की। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के रूप में जो लोकतंत्र है वो सामाजिक लोकतंत्र है, यानी कि समाज के रूप में। समाज के रूप की अगर हम बात करें, जिस समाज में देखो सभी लोगों के प्रति समता की भावना, समता की भावना, समता की भावना का मतलब कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, वो सामाजिक लोकतंत्र होता है। अगर समाज में एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, सरकार द्वारा भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ समानता का अधिकार नहीं होता। समता की भावना मतलब
समानता का अधिकार, सभी के साथ समान व्यवहार करना। चाहे वो, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में आपको पता है जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, धन, जन्म आदि के आधार पर इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी समस्या नहीं है तभी वो सामाजिक लोकतंत्र कहलाता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि समाज में सभी को समानता के अवसर मिलने चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, तभी वो सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। उससे संबंधित एक परिभाषा दी गई थी, लोकतंत्र से संबंधित, सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित एक परिभाषा दी गई थी हर्नन शाह के द्वारा। हर्नन शाह का कहना था, इसका कहना था, कहता है कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो। ध्यान से सुनना, जिसमें समानता के विचार की प्रबलता, और दूसरी चीज इसमें कि सामाजिक समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। और दूसरी क्या आएगी इसमें, सामाजिक समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। ये जो कथन था, ये जो परिभाषा थी, वो हर्नन शाह के द्वारा दी गई थी। एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र से संबंधित अपना विचार व्यक्त किया था, अपने विचार रखे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा इतना। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, इसका समाज के रूप में है। समाज के रूप की अगर बात करें, जिसमें जिसमें सामाजिक समता की भावना हो, सामाजिक समानता की भावना हो। सामाजिक लोकतंत्र के अंदर इसके अर्थ की अगर हम बात करें, जिसमें जाति, भाषा, लिंग, नस्ल, धर्म, धन, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता का अधिकार होगा, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, तभी वो सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। हर्नन शाह ने कथन दिया था, कहता है कि समाज, लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और सामाजिक समानता का अधिकार सिद्धांत प्रचलित हो, तभी वो सामाजिक लोकतंत्र है। अब आता है इसमें तीसरा पॉइंट, आर्थिक लोकतंत्र। कुछ खास नहीं है ये जो आर्थिक लोकतंत्र है, इसकी अगर हम बात करें, सिर्फ अर्थव्यवस्था के रूप में इसे आर्थिक लोकतंत्र कहा गया था। सिर्फ अर्थव्यवस्था के रूप में कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तभी उसको आर्थिक लोकतंत्र का नाम दिया गया था। और इसके बाद आता है चौथा, नैतिक लोकतंत्र। अंतिम विभिन्न रूप है ये नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, जो हमारे नैतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, हमारा जो नैतिक दृष्टिकोण है, हमारा जो आचरण है, उसी को ही नैतिक लोकतंत्र कहा गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि लोकतांत्रिक दर्शन का यह व्यवहारिक रूप है। लोकतांत्रिक दर्शन का यह व्यवहारिक रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, हमारे आचरण की बात की जा रही है, हमारे व्यवहार की बात की जा रही है, इसीलिए इसे व्यवहारिक लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। और इन व्यवहारों के अंदर हमारे मानव मूल्यों को समाज में, हमारे मानव मूल्यों को समाज और शासन का आधार माना जाता है। कि एक व्यक्ति के अंदर जो मानवीय मूल्य हैं, उसके अंदर जो मानवीय गुण हैं, उसी का आधार मानकर, उसी को आधार मानते हुए नैतिक लोकतंत्र का निर्माण होता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो लोकतंत्र था इसका अर्थ क्या है, इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। ये आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो वो इस वीडियो के प्लेबैक में जा करके दोबारा से इस वीडियो को वॉच करें, ताकि आपका जो भी डाउट है, आपका जो भी कंसेप्ट है, वो पूरा क्लियर हो जाए।
कल की हमारी जो क्लास रहेगी, कल की क्लास हमारी सिर्फ लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगी कि लोकतंत्र से संबंधित कौन कौन से सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिन भी बच्चों ने या साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।